Namaste. I am Advocate B.R. Bornath. The topic of my today's lecture is provisions in the Constitution of India relating to cooperative societies. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किए गए हैं उसके बारे में आज का हमारा लेक्चर है। पहले अर्लियर टू दिस अमेंडमेंट, मतलब ये जो अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ नोन एज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो हो गया ये 97th अमेंडमेंट था और ये 2011 में हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट होता है तो उसको स्पेसिफिकली समझो, अभी ये 2011 में हो गया तो उसको ऐसा नाम दिया जाता है। तो ये 97 नंबर का अमेंडमेंट था और 2011 में वो अमेंडमेंट हो गया, इसलिए उसको नाम दिया गया है द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब ये 97th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो की गई 2011 में, इट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अर्लियर टू दिस अमेंडमेंट, अगर ये अमेंडमेंट 2011 में हो गया, उसके पहले की अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 2011 के पहले कोऑपरेटिव सेक्टर का कहाँ भी जिक्र भी नहीं किया था। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ भी उसका रेफरेंस नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने ये कोऑपरेटिव सेक्टर वो टाइम कंसिडर ही नहीं किया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप होते गया और डेवलपमेंट होते होते उसमें कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जा रही थी, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना, कुछ स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस कानून में करना जरूरी था। इसलिए 2011 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करके हर स्टेट को बोला गया कि आप आपके स्टेट एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे आप स्टेट का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करो, क्योंकि कोऑपरेशन ए सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट्स दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। उसके लिए जो लिस्ट दी, जो सब्जेक्ट्स ये लिस्ट में है उसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट यानी कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर डिसीजंस लेने का, कानून करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, ये जो है वो सब जिम्मेदारी जो है उसके बारे में है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, देयर आर 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। इस सब्जेक्ट वाइज जो जुरिस्डिक्शन दिए है उसके 3 लिस्ट है। पहला जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है, जो इश्यूज है, उसके बारे में कानून करना, उसको इम्प्लीमेंट करना जो भी है, वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में सब पूरे के पूरे अधिकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को है। उसमें दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी इश्यूज है, वो सब्जेक्ट के बारे में कानून करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इसके सब अधिकार यानी लीगल जुरिस्डिक्शन है वो है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट है। और तीसरा जो लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट भी कानून कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून कर सकता है। जो गवर्नमेंट कानून कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन वो गवर्नमेंट करेगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ऐसी है कि जब तक वो सब्जेक्ट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं करता है तब तक स्टेट गवर्नमेंट कानून कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ कानून जो है, लॉ जो है, वो बाइंडिंग रहेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो सब्जेक्ट के ऊपर कानून करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, स्टेट अभी हर एक स्टेट गवर्नमेंट के कानून अलग अलग जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी एक यूनिफॉर्म एक्ट हम बनाएंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कानून बनाया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो कानून बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट, मतलब उसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो है वो सुपरसीड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगी।
तो ये है कंकरेंट लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर दोनों भी गवर्नमेंट्स कानून बना सकते हैं, लेकिन जो कानून यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया वो प्रिवेल करेगा अगर बनाया तो, ऐसा है। तो कोऑपरेटिव जो कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेटिव ये सब्जेक्ट जो कोऑपरेशन सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो अभी इसमें कैसा है कि स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कानून उसमें ऑलरेडी थे, पहले भी थे, लेकिन वो उस पर बहुत सारी थोड़ी डिस्पैरिटी थी। महाराष्ट्र का कानून या गुजरात का या दूसरे स्टेट्स का ऐसा अगर कंपैरिजन करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि चलो बाबा अभी इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट तो कानून बना नहीं सकता है, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, वो स्टेट लिस्ट में है। तो ऐसे टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रेफर करते हैं, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसको लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके ऊपर बाइंडिंग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लेके वो स्टेट के ऊपर फिर बाइंडिंग करा देते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है या कोई भी कंट्री का, वो सब कानून के ऊपर रहता है। तो इसलिए कोई कानून में कोई ऐसा ही चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फिर उसको सबके ऊपर बाइंडिंग किया जाता है। तो ये किया। तो जब ये अमेंडमेंट किया 2011 में, तो वो टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम था कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देंगे कि हम जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं या किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, उसको टाइम पीरियड भी दिया गया, और ये टाइम पीरियड तक आप आपके स्टेट एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको आपके स्टेट में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया। तो ये अमेंडमेंट जो है फिर स्टेट में भी हर एक स्टेट ने फिर वो अपने स्टेट एक्ट में अमेंडमेंट करके वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो महाराष्ट्र जो एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है, तो 2011 में ये अमेंडमेंट होने के बाद महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में वो अमेंडमेंट 2013 का अमेंडमेंट करके किया गया। तो 2011 से लेकर 2013 तक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में ये अमेंड नहीं किया था, लेकिन बाद में अल्टीमेटम दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो स्टेट एक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो, और 2013 का ये बड़ा अमेंडमेंट हो गया अपना हमारे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 में। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। The first time and very much honest effort done by the Parliament of India to take cognizance of cooperative sector in the Constitution of India by giving separate and important place to the cooperative sector in the Constitution। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक अलग पार्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव के लिए बनाया गया है या अमेंडमेंट के अंडर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उसको सेपरेट एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया, अलग से उसके ऊपर एक पार्ट मतलब चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो हम आज देखने वाले हैं लेक्चर में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट नटसेल में कैसा है देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में 2011 का जो है, इट वाज पास्ड इन 2011 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन पार्लियामेंट वो 2011 में पास हो गया। तो कोई भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट में पास होता है तो उसका प्रेसिडेंट का असेंट मतलब उनका अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो वो अब 2011 में पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा गया, और प्रेसिडेंट जो थे हमारे इंडिया के, उनसे असेंट 12 जनवरी 2012 को उसको मिल गया। और जैसा प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, वो जो अमेंडमेंट है वो इम्प्लीमेंट पूरे देश में होता है। 12 जनवरी 2012 को प्रेसिडेंट का असेंट उसको मिल गया। अभी जो ये अमेंडमेंट किया गया 2011 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट पास करके अमेंडमेंट करके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द अमेंडमेंट वाज मेड विद द ऑब्जेक्टिव टू एनहेंस पब्लिक फेथ इन कोऑपरेटिव्स। क्योंकि उसके पहले बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों का भरोसा टूट रहा था, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी लॉस में जा रही थी, डुबाई जा रही थी, करप्शन वगैरह ये करके या पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन वगैरह सब करके बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज डूब रही थी, डुबाई जा रही थी। तो लोगों का भरोसा ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है उसके ऊपर कम था। तो वो भरोसा, क्योंकि देखिए हमारे देश में कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसकी लाइफ लाइन मानी जाती है, क्योंकि गाँवों गाँवों तक ये कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहुंची है। कोऑपरेटिव सेक्टर अगर नहीं होता
तो शायद से ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शहरों से लेके गांवों तक हमको दिख रही है, वो नहीं दिखती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना पावरफुल हमारे देश में पहले था ही नहीं। तो कोऑपरेटिव के थ्रू ये गाँव तक, विलेज लेवल तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहुँच गए और गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैक्सिमम लोग जो इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें लोगों का भरोसा होना जरूरी है। तो ये जो भरोसा होना जरूरी है। इसीलिए पब्लिक फेथ एनहेंस करना कोऑपरेटिव्स के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट था कि वह हम कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस करके लोगों का भरोसा फिर से जीत सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ। दूसरा था टू इंसुलेट फ्रॉम अवॉइडेबल पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर में काफ़ी सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस था। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल के ये पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है उसको अवॉइड करना, ये ऑब्जेक्टिव था। मतलब ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला टू एनहेंस पब्लिक फेथ इन कोऑपरेटिव्स और दूसरा टू इंसुलेट फ्रॉम अवॉइडेबल पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। ये ऑब्जेक्टिव से ये अमेंडमेंट किया गया था। इसमें एक प्रेसिडेंट से कंसेंट मिला 12 जनवरी 2012 के बाद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू अमेंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स in tune with the constitutional 97th Amendment Act 2011 on or before February 14, 2013। मतलब हर एक स्टेट को टाइम लाइन दी गई कि देखो हमने तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है, तो अभी आपके क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट एक्ट में ये अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 आपके स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट्स में अमेंडमेंट कीजिए और उसके लिए डेडलाइन किया गया ऑन और बिफोर February 14, 2013। तो बहुत सारे स्टेट ने वो फॉलो किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो स्टेट के ऊपर एक्शन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए सब लोगों ने वो फॉलो किया। अभी इसमें देखिए एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, कैसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, कहाँ किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें देखो कि पहला जो है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज नाउ अ फंडामेंटल। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स है, मतलब चैप्टर्स है। यू कैन टेक पार्ट्स को, आप चैप्टर भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें पार्ट्स करके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा लिखा गया है। उसमें पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 जो है दैट इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। हम जो लोग हैं, सिटीजन्स है ऑफ दिस कंट्री, उनके मूलभूत अधिकार उसमें दिए गए पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स। उसमें आर्टिकल 19 है, हर एक पार्ट के अंडर आर्टिकल्स है। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का है, उसमें आर्टिकल नंबर 19 नंबर का आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम, ये फ्रीडम के जो हमारे अधिकार है हमारे देश में सिटीजन्स लोगों के, वो राइट्स उसमें ना दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंडर। ठीक है, उसमें क्लॉज 1C उसमें ऐसा था कि राइट टू फॉर्म, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए थे, उसमें दिए अभी भी है वो। मतलब पार्ट 3 में अगर आर्टिकल 19 के अंडर हम क्लॉज 1C देखेंगे, दैट क्लॉज 1C ऑफ आर्टिकल 19 अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3, उसमें राइट टू फॉर्म कंपनी या कोई एसोसिएशन वगैरह स्पेसिफिक नाम दिए गए थे। और ये जो नाम थे, ये जो लिस्ट था, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटीज़ का जिक्र नहीं था। मतलब पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र या कोऑपरेटिव सेक्टर का जिक्र भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। भाई कंपनी का था, बाकी एसोसिएशन जो है, बाकी जो भी एसोसिएशन रजिस्टर करके उसको हम चला सकते, उस सब का जिक्र था, लेकिन कोऑपरेटिव का जिक्र नहीं था। तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन ऐड किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का जो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर क्लॉज 1C अंडर आर्टिकल 19, उसमें अभी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड ऐड किया है। इसलिए अभी क्या हो गया कि इट हैज़ आवर फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल
मतलब हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने का ऑब्जेक्ट जो है हमारे कानून में दिए है, एमसीएस एक्ट में, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिए। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जा सकती है, ऐसे कौन से भी पर्पस के लिए अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं और आपका प्रपोजल जो है वो इन ऑल रिस्पेक्ट पूरा ऑर्डर में है, तो कोई भी रजिस्ट्रार आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अभी फंडामेंटल राइट। तो आप अगर सब चीज़ें सब बराबर है तो आपको आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करके मिलेगी, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ बिकम आवर फंडामेंटल राइट। तो वो अभी हमारा मूलभूत मतलब अधिकार जो जिसको बोलते हैं, बुनियादी अधिकार जिसको बोलते हैं हिंदी में या मराठी में मूलभूत अधिकार, वो बन गया है अभी। मतलब नाउ टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट एज पर द प्रोविजन मेड अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में। ठीक है, ठीक है। इसका देखो मैंने जो प्रोविजंस है वो आपको गैजेट शेयर किया है, तो मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए पार्ट 4 जो उसमें है, पार्ट 4 इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब हमारे देश में देश का कारोबार जो है कैसा चलना चाहिए, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के। मतलब देश में एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सब कैसा चलना चाहिए, ये सब दिया हुआ है उसमें। तो उसमें भी इसको जगह दी गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, सेक्टर को। उसमें न्यू आर्टिकल 43B हैज़ बीन एडेड। मतलब ये पार्ट 4 के अंडर नया आर्टिकल 43B ऐड किया गया है, और उसमें ये आर्टिकल ऐड करके प्रमोशन ऑफ उसमें देखा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव जिक्र क्या किया है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसा करके उसको टाइटल दिया गया है। उसमें मेंशन किया है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हर एक स्टेट को बोला गया है अंडर आर्टिकल 43B कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके स्टेट में आपको प्रमोट करने का है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रमोट करते टाइम ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस था उसको अवॉइड करने के लिए क्या मेंशन किया था, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट। मतलब हर स्टेट ने कोशिश करने का है, स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट प्रयत्न करने कोशिश करने का है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का। लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी फॉर्म होनी चाहिए, वॉलंटरी, उसका फॉर्मेशन जो है वॉलंटरी होना चाहिए। मतलब जोर ज़बरदस्ती करके वगैरह ऐसा नहीं, लोगों ने खुद सोसाइटीज अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहिए। इसके लिए हर एक स्टेट ने प्रमोट करना चाहिए हमारे स्टेट में। ऑटोनोमस फंक्शनिंग मतलब फंक्शनिंग ऑटोनोमस होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या कोई ब्यूरोक्रेट की तरफ से उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लोगों की सोसाइटी है, जो मेंबर्स की सोसाइटी उनको चलाने दो, उनका फंक्शनिंग ऑटोनोमस हो जाएगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट का अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल जो है डेमोक्रेटिक है, मतलब जो मेंबर्स है वही डिसाइड करेंगे वो सोसाइटी चलाने का। इसके लिए अपना वो मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह चुनेंगे। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना या दूसरा कोई इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल रखना, रिस्ट्रिक्शन डालना, ये नहीं चलना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट कोई भी क्या होता था पहले, पॉलिटिकल लीडर है, वो पढ़े लिखे है नहीं है, लेकिन उसकी ही मालकी की सब जो जहाँ पैसे का ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता था, जैसे शुगर फैक्ट्री, बैंक, ये वो, जहाँ पैसे का ज़्यादा ये था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वहाँ मोस्ट जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वो पॉलिटिकल लोगों का उसके ऊपर कंट्रोल था और वो जैसे चाहिए वैसे चलाते थे। लेकिन अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह, ये जो प्रोविज़न किया गया उसकी वजह से क्या है कि प्रोविज़न की हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट प्रोफेशनल होनी चाहिए। मतलब वहाँ जो मैनेजमेंट, मतलब खास करके मैनेजिंग कमेटी या डायरेक्टर बॉडी, उसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, ऐसा प्रोविज़न किया गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक फॉर्मेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट में चलाने का, उसके लिए प्रमोट करने के लिए स्टेट ने ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी चीज़ें, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग,
डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो अननेसेसरी या अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या ब्यूरोक्रेटिक, मतलब जब भी उठो सोसाइटी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो या ये एक्शन ले लो वो एक्शन ले लो, एक कम होएगा। जरूरी है तो ही करो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ये सब प्रिंसिपल फॉलो करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके स्टेट में प्रमोट करने का एफर्ट, एंडेवर मतलब ऑनेस्ट एफर्ट हर एक स्टेट ने करने का ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया अंडर पार्ट 4 आर्टिकल 43B, नया आर्टिकल डाला गया है। आगे इसमें मीन्स रियल सेंस कोऑपरेटिव को इम्पोर्टेंस देने का ये इंटेंशन से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग पार्ट, मतलब अलग चैप्टर जो है वो बनाया गया, अलग चैप्टर पार्ट इंसर्ट किया गया। और वो न्यू जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया उसका नंबर है 9B, IX 9 रोमन 9 IXB। ये जो न्यू पार्ट है या न्यू चैप्टर यू कैन से, न्यू पार्ट हैज बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 9B। और ये जो पार्ट है 9B उसका हेडिंग ही है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये हेडिंग के अंडर नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, ऐड किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 97th अमेंडमेंट जो किया गया उसके पीछे एक कोऑपरेटिव सेक्टर को बूस्ट करना, प्रमोट करना कितना बड़ा स्टेप था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और कितना ऑनेस्ट एफर्ट। तो अभी हम ये जो नया पार्ट है 9B जो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये हेडिंग के अंडर ये किया है, उसमें कुछ प्रोविजन किए गए। तो ये जो पार्ट 9B है उसमें देखेंगे, उसमें वो जो पार्ट है उसमें सेक्शन आर्टिकल्स अलग अलग ऐड किए गए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ आर्टिकल्स आते, आर्टिकल्स अलग अलग आर्टिकल्स की प्रोविजन की गई है। उसमें आर्टिकल 243ZH, ये आर्टिकल 243ZH जो है उसमें अलग अलग डेफिनेशंस दी है। वो कौन कौन सी डेफिनेशंस है? ये अथॉराइज पर्सन, ये बेसिस पे डेफिनेशन हमारे एक्ट में भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अथॉराइज पर्सन का डेफिनेशन दिया है, बोर्ड मतलब ये मैनेजिंग कमेटी का डेफिनेशन है बोर्ड का, इसमें बोर्ड लिखा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन दिया गया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन दिया गया है, ऑफिस बेरर का डेफिनेशन दिया गया है, रजिस्ट्रार का डेफिनेशन दिया है, स्टेट एक्ट का डेफिनेशन दिया है और स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब चीज़ों का डेफिनेशन जो है उसमें दिया गया है अंडर आर्टिकल 243ZH अंडर पार्ट 9B। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बाद में एक्ट में भी रिफ्लेक्ट हो गए हैं, एक्ट में भी ये डेफिनेशन है, आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243ZI, ZH से चालू हो गए, H के बाद ZI आ गया। ZI जो है उसके अंडर क्या प्रोविजंस किए गए? इन कॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके बारे में प्रोविजंस की गई। रेगुलेशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट कैसा करने का उसके बारे में। एंड वाइंडिंग अप, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को वाइंड अप करने का समय आता है तो वाइंडिंग अप कैसा करने का, इसकी प्रोविजन आर्टिकल 243ZI के अंडर की गई है। उसमें क्या प्रोवाइड किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में और वाइंडिंग अप के बारे में स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको कंसिडर करके अप्रोप्रिएट प्रोविजन करनी चाहिए। तो देखो ये आर्टिकल क्या बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कानून, सरकार का कानून, टू मेक प्रोविजंस एज टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन। देखो इसमें वॉलंटरी फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब क्योंकि इंटरफेरेंस कम करने का है तो वॉलंटरी चीज़ों को प्रमोट करो। वॉलंटरी फॉर्मेशन के बेसिस पे डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मतलब यहाँ कमेटी या बोर्ड जो भी चुनाया जाएगा डेमोक्रेटिक वे से चुना जाएगा और डिसीजन जो भी लिए जाएंगे वो डेमोक्रेटिक वे से लिए जाएंगे इन द जनरल बॉडी मीटिंग्स। और वो जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाएंगे वही सुपरसीड करेंगे, बोर्ड या कमेटी उसके अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है। तो डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल के बेसिस पे मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इसमें देखो जो मेंबर ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दे रहा है उसको ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी के सर्विसेज या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये क्या कोऑपरेटिव सेक्टर आपको बढ़ाने का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट में लाने का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको मेंबर्स का जो सब सर्विसेज या मेंबर्स के भले के लिए टू इम्प्रूव
सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काम करने का है। तो मेंबर्स लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एक्टिविटीज है उसमें करना चाहिए। तो मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने का, एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ऑटोनोमस मतलब उसको ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, उनको खुद का काम खुद चलाने दो, अगर जरूरत पड़ेगा तो इंटरफेयर करो। तो ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ये प्रिंसिपल्स को कंसीडर करके हर एक स्टेट ने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब स्टेट एक्ट में, सोसाइटी से इनकॉर्पोरेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में और वाइंडिंग अप के बारे में प्रोविजन करने का है स्टेट एक्ट में। ऐसा ये आर्टिकल 243 के अंडर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वही चैप्टर जो 9B, उसके अंडर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243 एच हो गया अभी ZJ। यहाँ उसका उसमें क्या प्रोविजन किया है कि नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स, मतलब बोर्ड जो है, मतलब कमेटी या उसमें बोर्ड लिखा गया है, तो बोर्ड जो है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, और उसका टेन्योर टर्म क्या हो सकती है, और उसके ऑफिस बेयरर के बारे में प्रोविजन की गई है। तो इसमें प्रोविजन ऐसी की गई मैक्सिमम 21 मेंबर्स इन बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी, मतलब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बोर्ड रहेगा, मैनेजिंग कमेटी रहेगी, उसमें 21 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रहेंगे। इसके पहले वो अपने बायलॉज में अमेंड करके अपने अपने बगल बच्चों को कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी छोड़ के बाकी की कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग अलाउंस मिलता है या बाकी के अलाउंसेस मिलते हैं, बाकी की फैसिलिटीज मिलती है, वो देने के लिए ये पॉलिटिकल लीडर जिसके हाथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने 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 कार्यकर्ता या बगल बच्चों को उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेने के लिए ये संख्या 51 ऐसा कुछ भी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या करते थे बाय लॉ अमेंड करके। लेकिन उसके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शन लाया ये अमेंडमेंट ने क्या बोला है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या बोर्ड के जो मेंबर्स है या मैनेजिंग कमेटी जो मेंबर्स है वो 21 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वैसा प्रोविजन बायलॉज में हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करने का है। लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी मेंबर्स है वो 21 से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। उसमें रिजर्वेशन के बारे में प्रोविजन किया गया। SC/ST उसमें जो 21 है उसमें SC/ST ये कैटेगरी में से एक कैंडिडेट वहाँ होना चाहिए। SC/ST एक कैंडिडेट होना चाहिए। और वुमेन जो है महिला 2 महिलाएं 2 कैंडिडेट्स वहाँ होनी चाहिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संख्या में। और इसका जो टर्म है वो रहेगा 5 साल का। मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड का टर्म क्या रहेगा 5 साल का। इसके बारे में प्रोविजन किया आर्टिकल 243 ZJ के बारे में। उसमें कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स का भी जिक्र किया है। जहां कैजुअल कोऑप्शन यहाँ 2 टाइप के किए गए, कैजुअल वैकेंसी है तो, और दूसरा जो है एक्सपर्ट डायरेक्टर्स करके। तो कैजुअल वैकेंसी की अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, कैजुअल वैकेंसी कैसे होती है कि जो अभी इलेक्शन हो गया, इलेक्टेड जो मेंबर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी के, उसमें से कोई रिजाइन करता है या किसी की डेथ होती है या दूसरे कोई कारणवश उसकी मेंबरशिप चली जाती है, तो दैट वैकेंसी विल बी कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। और ये कैजुअल वैकेंसी भरने का अधिकार सोसाइटी को भी दिया गया। सोसाइटी के हाथ में कुछ अधिकार दिए गए। तो उसमें ऐसा प्रोविजन किया गया कि जो सोसाइटी का टर्म है 5 साल का, उसमें से अगर आधा से ज़्यादा टर्म कंप्लीट हो गया है, मतलब 2.5 साल से कम टर्म बचा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमेटी का, तो वहाँ जो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी वो भरने के अधिकार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही दिए गए, वो कमेटी को ही दिए गए। लेकिन अगर वो बोर्ड का टेन्योर 2.5 साल या उससे ज़्यादा बच गया है तो फिर वो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड नहीं भर सकता है, कमेटी नहीं भर सकते। तो उसके लिए स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का भी जिक्र इसमें किया है, जो आप अभी देखेंगे, उनके थ्रू आपको वो वैकेंसी भरनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा अधिकार दिया ना, अगर आधा से कम टर्म बचा है तो फिर आप भरो। उसके लिए फिर ये पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है इलेक्शन अथॉरिटी को, तो वो अधिकार दिए गए ये बोर्ड को या कमेटी को। अभी यहाँ एक कैजुअल वैकेंसी के बारे में हो गया। यहाँ एक्सपर्ट डायरेक्टर्स का भी प्रोविजन किया गया। देखो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग, वो फील्ड के जो फील्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहे वो डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसके बारे में क्या प्रोविजन किया गया कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो कोऑप्शन से मैक्सिमम 2 पर्सन्स
वो बोर्ड में या डायरेक्ट करके अपॉइंट कर सकते हैं, एक्सपर्ट डायरेक्टर करके। कोऑप्शन ऑफ मैक्सिमम 2 persons एज मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इन एडिशन टू 21 मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स जो है स्पेसिफाइड इन दैट। जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी इलेक्शन करके चुन के आने का, उसके अलावा आप 2 एक्सपर्ट डायरेक्टर्स करके कॉप्ट कर सकते हो। और सच कॉप्टेड मेंबर्स शुड हैव, ये मेंबर्स में से ही होने चाहिए, बाहर का कोई नहीं। सच कॉप्टेड मेंबर शुड हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और स्पेशलाइजेशन in any other field relating to the objects and activities of the cooperative societies। मतलब ये जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स है बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और जो सोसाइटी की एक्टिविटीज चल रही है, काम काज चल रहा है, उसमें जो स्पेशलाइज्ड है वो आदमी, वो मेंबर्स जो है एक्सपर्ट डायरेक्टर करके 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 2 आप ले सकते हो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स करके। उनको देखो, दे शैल हैव नो राइट टू वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन देयर कैपेसिटी। तो जो इलेक्शन है मतलब डायरेक्टर की कैपेसिटी में उनको अलग से कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, रेगुलर मेंबर करके मिलेगा लेकिन डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं मिलेगा। दे आर नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ऑफिस बेरर्स ऑफ द बोर्ड। ये जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स है, एक्सपर्ट डायरेक्टर, ऑफिस बेरर मतलब चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी पोस्ट, जो भी नाम दिए होंगे आपके बायोलॉजी के हिसाब से, उसके ऊपर उनका चुनाव आप नहीं कर सकते, उनको एक्सपर्ट करके रखने का। और एज एंड व्हेन द सोसाइटी रिक्वायर्स देयर एडवाइस, जो फील्ड में वो एक्सपर्ट है वो एडवाइस सोसाइटी ले सकती है। अगला आर्टिकल है पार्ट 9B के अंदर ही, वो है 243ZK। ये अच्छे चालू हो गया है तो अभी के तक आ गया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बेसिस पे अभी सब स्टेट में सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इलेक्शन होते हैं। ये एक अच्छा प्रोविजन था। तो उसमें देखो, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब अभी जो आपकी एग्जिस्टिंग बोर्ड या कमेटी है उनका टर्म खत्म होने के पहले आपके सोसाइटी को आपके नए बोर्ड के मेंबर चुनने का इलेक्शन लेना चाहिए। तो मतलब आपके एग्जिस्टिंग बोर्ड है उनका टेन्योर खत्म होते होते नया जो बोर्ड चुन के आ रहा है वो चार्ज लेंगे। और ये चुनाव कौन लेगा? बाय स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। मतलब इसमें ऐसा बताया गया है कि हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी वो स्टेट में रजिस्टर्ड है उसका इलेक्शन लेने के लिए हर एक स्टेट में एक नई अथॉरिटी फॉर्म करने का है, जिसका नाम रहेगा स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, SCEA। तो अभी देखो, जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू जो इलेक्शन ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, उनके थ्रू ही हो रहे हैं। तो एक अथॉरिटी, मतलब यहाँ अभी कोई रजिस्ट्रार या कोई गवर्नमेंट का दूसरा डिपार्टमेंट या कोई खुद का इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके इलेक्शन लेने का नहीं। उसके लिए जैसा इलेक्शन अथॉरिटी है वैसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इलेक्शन लेने के हर एक स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए। वो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के खुद के रूल्स होंगे, इलेक्शन रूल्स, और उसके बेसिस पे हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इलेक्शन 5 साल में एक बार ये स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू की जाएगी। ये आर्टिकल 243ZK में दिया गया प्रोविजन है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243ZL। ये ZL में प्रोविजन है सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटीरियम मैनेजमेंट। मतलब जो भी आपकी बोर्ड है, मैनेजिंग कमेटी है, रेगुलर रहेगा, इंटीरियम रहेगा, मतलब प्रोविजनल वगैरह रहता है वो, उसका सुपरसेशन मतलब उनको निकालने का, डिस्क्वालीफाई करने का, रिमूव करने का, और सस्पेंशन करना मतलब फॉर टेम्पररी पीरियड। सुपरसेशन मतलब उनका रिमेनिंग जो पूरा टेन्योर है उसमें से उसको सस्पेंड करने का, उसको रिमूव करने का, डिस्क्वालीफाई करने का। सस्पेंशन है टाइम बीइंग के लिए, फॉर टाइम बीइंग है सस्पेंशन, बाद में उनको रिस्टोर किया जा सकता है। तो उसके बारे में प्रोविजन है। तो अगर किसी का ये करने का, इसके ऊपर एक्शन लेने का है, तो फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेप्ट बैंकिंग, और बैंकिंग के लिए वो 1 साल का लिखे गए। मतलब कोई भी सोसाइटी की कमेटी आपका कमेटी का सुपर सेशन या सस्पेंशन, मतलब कमेटी को निकालने का, रिमूव करने का है, तो 6 महीना नॉर्मल सोसाइटी के लिए, और बैंकिंग के लिए 1 साल। तो आपको अगर वो उनको पूरा फिर से चांस नहीं देने का है तो ये 6 महीने में 1 साल में इलेक्शन लेके नया बोर्ड का या नया कमेटी का चुनाव करने का है। और सस्पेंशन अगर है तो ये 6 महीना 1 साल के बाद फिर उनको रिस्टोर करने का, ऐसा प्रोविजन होता है। तो मतलब इसे 6 महीना 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए कोई भी बोर्ड या कोई भी मैनेजिंग कमेटी को आप सुपर सेशन करके या सस्पेंशन करके
वहाँ जो अथॉराइज ऑफिसर टाइप ऑफिसर जो बिठाने का है वो बिठा नहीं सकते। अभी इसमें और एक स्ट्रिक्टली प्रोविजन क्या किया गया, नो सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड इफ नो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर गवर्नमेंट ने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया है, उनके शेयर कैपिटल में वगैरह इन पैसा इन्वेस्ट करके या कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट करके, कोई अगर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है, तो ऐसे सोसाइटी के बोर्ड को या कमेटी को एज पर आर्टिकल 243 ZL ये कोई अथॉरिटी जो है या कोई गवर्नमेंट जो है वो सुपरसीड या सस्पेंड नहीं कर सकती, उनका सुपरसेशन या सस्पेंशन नहीं किया जा सकता है। तो मतलब वो अपना टेन्योर पूरा करेगी, या कोई वायोलेशन अगर वो करेंगी तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ही उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अननेसेसरी उनको आप नहीं कर सकते। आगे जो है, आगे का आर्टिकल जो है 243 ZM है, एल के बाद एम 243 ZM। ये उसमें क्या है, प्रोविजंस एज टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में प्रोविजंस किया गया है। तो इसका भी डायरेक्शंस क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में जो सुटेबल प्रोविजन करके इन द लाइन विद दिस अमेंडमेंट, अपने एक्ट में प्रोविजन करके अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में प्रोविजन अपने एक्ट में करने का है। तो कैसा इसमें क्या प्रोविजन किया गया, इसमें सेट बाय मेकिंग लॉ, मतलब लॉ कानून बना के जो एक्ट अपना है वो, द स्टेट लेजिस्लेचर, मुझे अपने कानून में द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट, अपने कानून में सुटेबल चेंजेस करके जो प्रोविजंस है अकाउंट्स और ऑडिट का करना चाहिए। तो उसके बारे में प्रोविजंस क्या दिए गए ये आर्टिकल में 243 ZM में, देखो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रोविजन जो किया गया है, उसके बारे में है जो ऑडिट जो होना चाहिए अकाउंट्स का वंस इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार ऑडिट होना ही चाहिए। और ये ऑडिट करने का टाइम पीरियड भी दिया है, विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच अकाउंट्स रिलेट। मतलब जो अकाउंटिंग ईयर से, जो फाइनेंशियल ईयर से अकाउंट्स रिलेट करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो क्लोज होने के बाद 6 months के अंडर, विद इन 6 months, मतलब 31 मार्च के बाद 6 month के विद इन 6 month, नेक्स्ट 6 month ऑडिट होना चाहिए अकाउंट्स का। उसके बाद द स्टेट लेजिस्लेचर टू ले डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग फर्म्स दैट शैल बी एलिजिबल फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर्स या ऑडिटिंग फर्म्स आपको अपॉइंट करने का है, उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया जो है वो स्टेट का एक्ट में किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो एक्ट, मतलब स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें किया जाएगा। तो हमारे यहाँ भी क्या किया है कि सोसाइटीज का जो क्लास है, क्लास ABCD है, उसमें अलग अलग क्लास के सोसाइटी के लिए ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अलग अलग दिए गए हैं। तो चार्टर अकाउंटेंट से चार्टर अकाउंटेंट सब टाइप के सोसाइटीज़ का ऑडिट कर सकते हैं, ए से लेके ई तक, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि उनका जो बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो तो मेन अपना अलग से कानून बना के वो बॉडी फॉर्म किए गए, और वो जो ट्रेनिंग देते हैं या वहाँ से जो क्वालिफाई होकर निकलते हैं चार्टर लेके, उनको पूरा अथॉरिटी ही है वो ऑडिट करने का। तो ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ का ऑडिट कर सकते। फिर उसके बाद BC ऐसा अलग अलग गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑडिट डिपार्टमेंट के ऑफिसर, गवर्नमेंट के ऑफिसर या GDC एंड ये होके जो पैनल पे आते। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी है कि जिनको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फिक्स करके जो लोग ऑडिट करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट जो पैनल बनाएगी वो पैनल पे अपना नाम रजिस्टर करना और पैनल नंबर लेना जरूरी है। अभी देखिए उसमें आगे प्रोविजन क्या किया ऑडिट के बारे में, ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ हो जाएगा, जनरल बॉडी में हो जाएगा। तो एनुअल जनरल बॉडी में, बॉडी मीटिंग में हम क्या करते हैं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं। और वो ऑडिटर कहाँ से अपॉइंट करने का, फ्रॉम अ पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ऑडिटर का पैनल बनाने का है, और वो पैनल पे जो ऑडिटर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, वो पैनल पे जो ऑडिटर है वो ऑडिटर को अपॉइंट करके जनरल बॉडी में आपको अपॉइंट करने का है। और एन अथॉरिटी अथॉराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पैनल जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, या कोई स्टेट में समझो कोई किसी अथॉरिटी ने अथॉराइज किया, ऐसे ऑडिटर से आपको पैनल पर का ऑडिटर होना चाहिए, उससे आपको ऑडिट करा के लेने का है। लेकिन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो जनरल बॉडी में हो जाएगा, करने का है। आगे द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एन अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर इन द प्रिस्क्राइब मैनर।
मतलब हर एक स्टेट में क्या है कि अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे बैंकिंग में हम देखेंगे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वैसा हर एक फील्ड जो है जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी एक एक अपेक्स बॉडी है स्टेट में। तो ये अपेक्स बॉडी में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी फंडिंग वगैरह रहता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको स्टेट अंडर पैट्रोनेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये चलती है। तो इनका जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो ऑडिट रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब हमारी जो असेंबली है स्टेट, हर एक स्टेट में स्टेट की जो असेंबली है वो असेंबली में एक प्रिस्क्राइब मैनर में उसका एक फॉर्मेट में रखने का है कंसिडरेशन के लिए। बाकी का जो सोसाइटीज अपेक्स के नीचे उनके लिए बाइंडिंग नहीं है, अपेक्स के लिए खाली बाइंडिंग। आगे जो है आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 243ZN जो है वो है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में। तो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में क्लियर कट प्रोविजन किया गया और वो एक्ट में भी इम्प्लीमेंट किया गया और हम लोग प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। वो है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हर एक सोसाइटी को लेने का है विद इन 6 months फ्रॉम क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो हमारा है 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो उसके बाद विद इन 6 months आपकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, दैट इज ऑन और बिफोर 30 सितंबर होनी चाहिए। इसमें 6 महीना दिया है, 6 महीने के अंदर होनी चाहिए अकाउंट ईयर खत्म होने के बाद। आगे का जो प्रोविजन है आर्टिकल 243ZO, राइट ऑफ द मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, मतलब मेंबर्स को सोसाइटी के कामकाज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स है वो सोसाइटी के मालिक है, को ओनर्स हम उसको बोल सकते हैं। तो मेंबर्स है तो सोसाइटी है, तो हर एक मेंबर का राइट है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तो हर एक मेंबर को मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 243ZO में ऐसा किया गया है कि हर मेंबर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर मेंबर का जो इन्फॉर्मेशन मिलने का राइट है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट का जो लेजिस्लेचर एक्ट है उसमें सुटेबल प्रोविजन जो है करने का है। तो अगर हम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देखेंगे तो सेक्शन 32 में ये प्रोविजन की गई, और अभी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए 2019 में अमेंडमेंट हो गया है उसमें सेक्शन 154B8 में ये प्रोविजन की गई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ अंडर दीज सेक्शंस मेंबर्स जो है, जो वो सेक्शन में दिया गया है मेंबर्स कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंबर सोसाइटी से ले सकते हैं, मेंबर का राइट है वो इन्फॉर्मेशन ये इधर MCS एक्ट में इधर अंडर सेक्शन 32 दूसरी सोसाइटी के लिए और हाउसिंग के लिए सेक्शन 154B8 के अंडर वो ले सकते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 243ZO में जो प्रोविज़न किया गया है उसके लाइन में हमारे एक्ट में की गई है। अभी यहाँ देखो अलग दूसरा आर्टिकल की सोसाइटी को एक रेगुलेशन करने के लिए प्रॉपर रेगुलेट सोसाइटी का एक्टिविटीज़ करना चाहिए और सोसाइटी कैसी भी नहीं चलनी चाहिए, इसलिए ये अगला प्रोविज़न किया गया आर्टिकल 243ZP में जो प्रोविज़न किया गया है वो है अबाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स। जो ये इनकम टैक्स का नहीं, इनकम टैक्स का अलग है, ये एक्ट हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में भी प्रोविज़न है हर एक स्टेट में कि वो सोसाइटी ने अपने एनुअल रिटर्न्स जो है, जो अभी लिस्ट में बताएगा आपको, वो एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये जो है प्रिस्क्राइब पीरियड वो फाइल करने का है। ठीक है, तो वो कौन कौन से रिटर्न्स है, खास करके विद इन 6 months उनको फाइल करने का है क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। वो है एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल हैव टू फाइल रिटर्न विद इन 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेसिग्नेटेड अथॉरिटी, मतलब रजिस्टर के ऑफिस में फाइल करने का है। द रिटर्न शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स, कौन कौन से बारे में रिटर्न फाइल करने का है उसमें एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, जो उसका एनुअल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो साल कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग ईयर उस साल में वो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी ने क्या क्या काम किए उसका एक एनुअल रिपोर्ट बनता है। वो एनुअल रिपोर्ट ये रजिस्टर के ऑफिस में फाइल होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न। दूसरा है उसमें ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो ईयर खत्म हो गया उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, वो भी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो विद इन 6 months रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिटर्न के फॉर्म में फाइल होना चाहिए। आगे प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो अभी आपका सरप्लस है या प्रॉफिट है उसका आप डिस्पोजल कैसे कर रहे हो, रिजर्व फंड को कितना ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आपकी सोसाइटी डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड कितना दे रहे हो, ये जो भी है समझो वो सब सरप्लस का डिस्पोजल आप कैसे कर रहे हो उसका प्लान जो है वो सरप्लस का जो जनरल बॉडी में अप्रूव गया है
वो आपको कोऑपरेटिव मतलब जो डेसिग्नेटेड अथॉरिटी मतलब महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करने का है। फिर लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप आपके बायलॉज में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वो उसका लिस्ट जो है वो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिटर्न के फॉर्म में आपको फाइल करने का है। आगे डिक्लेरेशन रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन व्हेन ड्यू, तो अगर अभी तक जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हो गया तो हम जनरल बॉडी मीटिंग लेंगे विद इन 6 मंथ्स वगैरह, उसके पहले अगर रिटर्न ऑफ फाइल कर रहे हैं तो ये भी सबमिट करने का। और आपकी इलेक्शन अगर ड्यू है तो आप इलेक्शन कभी लेने जा रहे हैं उसके बारे में भी रिटर्न के फॉर्म में रजिस्ट्रार के ऑफिस को आपको अवेयर करने का है, वो भी रिटर्न में आपका आना चाहिए अगर इलेक्शन ड्यू है तो। आगे एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट, अगर दूसरा कोई इंफॉर्मेशन के बारे में हमारे स्टेट एक्ट में जिक्र किया गया वो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, हमारे एक्ट में इससे डिटेल प्रोविजंस है। तो ये है आर्टिकल 243 ZP, दैट इज अबाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द ऑफिस ऑफ द डेसिग्नेटेड अथॉरिटी जो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में फाइल करने का है। आगे जो है आर्टिकल 243 ZQ की जो है दैट इज अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर कोई वायलेशन आपके सोसाइटी में होते हैं, डायरेक्टर बॉडी करती है या मैनेजिंग कमेटी करती है, तो उन्होंने जो वायलेशन किया है दैट वायलेशन विल अमाउंट टू एन ऑफेंस, वो उसको ऑफेंस माना जाएगा क्या, तो ऑफेंसेस के लिस्ट दिए है ऑफेंसेस, और वो हर ऑफेंस को पेनल्टी होनी चाहिए, मतलब गलत चीज़ें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बोला गया है कि आप स्टेट एक्ट में क्लियर कट प्रोविजन कीजिए कि ऑफेंसेस का लिस्ट और उसके अगेंस्ट जो पेनल्टी या फाइन जो भी रहेगा उसका लिस्ट, उसका प्रोविजन कर लीजिए। तो अगर ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में बात करेंगे तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव में MCS एक्ट जो है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में अगर आप सेक्शन 146 देखेंगे तो सेक्शन 146 में जो बहुत सारे ऑफेंसेस की लिस्ट दी है, मतलब ये जो वायलेशन है या जो गलत काम है वो ऑफेंसेस माना जाएगा, उसका लिस्ट दिया है। और सेक्शन 147 में वो हर एक ऑफेंस के लिए पेनल्टी क्या रहेगी वो भी मेंशन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही मेंशन किया गया है कि हर एक स्टेट ने अपने स्टेट एक्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर में ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का प्रोविजन करना चाहिए। तो इन द लाइन ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243 ZQ हमारे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में सेक्शन 146 के अंडर ऑफेंसेस है और सेक्शन 147 के अंडर पेनल्टीज, हर एक ऑफेंस के लिए पेनल्टी है फाइन। आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 243 ZR। आर्टिकल 240 ZR क्या बोलता है कि ये जो अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब जो सोसाइटीज का काम एक से ज्यादा स्टेट में चलता है और जो सोसाइटीज सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके रजिस्टर हो गई है, वो भी सोसाइटीज को ये एक्ट जो है, ये अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट बाइंडिंग रहेगा। और ये अमेंडमेंट के लाइन में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में भी प्रोविजन करनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोविजन है आर्टिकल 243 ZS एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज, ये स्टेट को तो एप्लीकेबल है ही, तो लेकिन यूनियन टेरिटरीज में जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव पे है प्रोविजंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है या कोई स्टेट का एक्ट वहाँ एप्लीकेबल किया गया है, तो यूनियन टेरिटरीज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको भी ये अमेंडमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। और आर्टिकल 243 ZT जो है वो उसका कंटिन्यूएंस के बारे में दिया गया है। ये जो अमेंडमेंट है उसका कंटिन्यूएंस जो है, मतलब अभी एग्जिस्टिंग लॉज जो है स्टेट के, उसका कंटिन्यूएंस टिल अमेंडमेंट इन द लाइन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब आपका जो स्टेट एक्ट है वो स्टेट एक्ट आपको बोला गया था कि आप 2013 तक आपको अमेंड करने का है, फरवरी में 2013 तक अमेंड करने का था। तो जब तक आप अमेंड नहीं करेंगे तब तक ये स्टेट का प्रोविजन जो अभी का है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, लेकिन आपको अमेंडमेंट वो जो डेडलाइन दी है उसके पहले कैसे भी करके आपके स्टेट का अमेंडमेंट करने का, स्टेट एक्ट का अमेंडमेंट करने का है, और वो अमेंडमेंट करने तक आपकी जो स्टेट की एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है वो कंटिन्यू की जाएगी। मतलब स्ट्रिक्टली 2011 या 12 को असेंट मिल गया तो वहाँ से नहीं, तो आपको 2013 फरवरी का टाइम पीरियड दिया है, वहाँ उसके पहले आपको अमेंड करने का, और अमेंड करने तक आपका स्टेट का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा।
तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो 243 से लेके 243 तक आर्टिकल्स जो है, जो नया पार्ट 9B जो है वो पार्ट जो डाला गया उसमें ये आर्टिकल्स की प्रोविजन की गई है। और ये सब, और उसका 9B का जो पार्ट है उसका हेडिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अलग प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है उसके बारे में आज का लेक्चर था। और ये जो हमारे प्रोविजंस है, मतलब पहले थी नहीं प्रोविजंस, लेकिन जो की गई तो ज़बरदस्त की गई है, क्योंकि पूरा का पूरा एक पार्ट ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए रखा गया। और फंडामेंटल राइट में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी उसका जिक्र किया गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया ये अमेंडमेंट करके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये आज का लेक्चर जो है दैट वाज ऑन द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के ऊपर था। होप आपको ये आज का जो लेक्चर है सब समझ में आया होगा। टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।